Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम DFCCIL के लिए जो आपका देखो CBT 1 CBT 2 जो आपका होने वाला है एग्जीक्यूटिव या जूनियर मैनेजर और MTS के बच्चों के लिए वो स्टेज 1 तो सेम होगा है ना। इसके बारे में आपको पहले चीज़ें सारी बता चुका हूँ। तो अभी हम DFCCIL के लिए कुछ सेशंस करने वाले हैं। मैंने आपको ऑल्दो जो नॉलेज ऑन रेलवेज एंड DFCCIL है, एक सेकेंड, नॉलेज ऑन DFCCIL एंड रेलवेज है तो वो मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी में सब कुछ करा रखा है। उसकी करीबन आई गेस 70 के लमसम वीडियोस होंगी, उसमें मैंने आपको मैप के थ्रू जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो करा रखी हैं। और उसमें 2022 तक का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है DFCCIL में, मेट्रो में, या जो भी PSUs हो गई रेलवे की हैं, रेलवेज़ के बारे में जो भी है वो सारा कंटेंट है। इसके बाद में 2023 का जो करंट अफेयर है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड करवा रखा है आपका ई बुक में, है ना। करंट अफेयर की ई बुक है। आप हमारे एप्लीकेशन पे जाओगे पनेशा आईडू, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसमें 2023 का करंट अफेयर वाला पार्ट है, बिकॉज लास्ट टाइम भी हमने देखा था करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके अलावा 2024 का भी उसमें मैं अभी ऐड करवा दूंगा। तो आपके 2 साल के ये करंट अफेयर का पार्ट, यानी कि बेसिकली आपका स्टार्टिंग से लेके अभी तक का जितना भी DFCCIL और रेलवेज के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी, है ना, क्रिस्प। और वहाँ से कई सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। फिलहाल इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 में आपके पूछे गए थे, है ना, तो उनको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। और इसके अलावा अगर आपने पहले की थ्योरी वाली क्लासेस की हुई हैं ठीक है, तो अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं एक बार, है ना। ये जो भी मोटी मोटी चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको बता रखी हैं। फिलहाल हम अपने सेशन पे आते हैं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि DFCCIL वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ शेड्यूल ए कंपनी अंडर विच कंपनीज एक्ट। तो आपको पता है DFCCIL क्या है, एक PSU है। तो ये शेड्यूल ए PSU है, किस कंपनी एक्ट के अंडर इसको बनाया गया था। तो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप बहुत ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। क्या पूछ रहा है कि कौन से कंपनी एक्ट के अंतर्गत इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। अब जो बच्चे सीधा ये रट के गए हैं ना कि DFCCIL को बनाया गया था, कौन सी ईयर में बनाया गया था भाई, 2006 में जो है इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था, तो वो जाके सीधा 2006 को मार्क करके आगे होंगे। बट यहाँ आप किस क्वेश्चन को समझिए, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। इसने पूछा है कंपनीज एक्ट कौन सा था। तो याद रखिएगा कंपनीज एक्ट था 1956 में जो आया था, उसके अंडर एक DFCCIL को इनकॉर्पोरेट किया गया एज अ शेड्यूल ए कंपनी। जब भी किसी हम PSU को सेट करना होता है गवर्नमेंट को, तो वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर उसको फॉर्म करती है। तो इसका राइट आंसर होगा 1956। अच्छा, अब यहीं पे मैं दो चार बातें आपको बताता हूँ। जब भी DFCCIL की बात होगी तो वहाँ पे अपने आप ये 3 लोग निकल के सामने आएँगे। एक तो हो जाएगा आपका राइट्स, दूसरा हो जाएगा ज़ीका और तीसरा हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है? यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं इसके कि अगर हम सबसे पहले बात करें कि DFCCIL कौन से 5 ईयर प्लान में आपका जो है इसको मतलब सामने लाया गया था कि हमें एक अलग से कॉरिडोर बनाना चाहिए जहाँ से कि जो भी फ्रेट है वो हम पास कर सकें विदाउट डिस्टर्बिंग द पैसेंजर रेलवे नेटवर्क, ठीक है? तो ये आया था आपके 10th 5 ईयर प्लान में। तो याद रखिएगा कौन सा था, 10th 5 ईयर प्लान था। और 10th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या है, 2002 से लेकर के 2007 का, ठीक। अच्छा, तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि ये जो आपका DFCCIL है, ये बेसिकली स्टार्ट जब इम्प्लीमेंट किया गया तो ये किसके मतलब इसको किस क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ इसको बनाने की बात की गई थी, तो ये आपको बेसिकली पता ही होगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है उसको कवर करते हुए इसको बनाने की बात की गई थी। लेकिन हम इसको बोलते क्या हैं, जो DFCCIL का नेटवर्क है एक्चुअली में जो रेलवे लाइन बनी है, बिकॉज़ रोड वाले को तो बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, बट जो बना है उसको हम बोलते हैं डायमंड क्वाड्रिलेटरल। ये याद रखिएगा, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना? अच्छा, जब ये बात हुई कि भई अप्रैल 2000 ये देखो भई अप्रैल 2005 में बोला गया, गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया कि भई अब हम यहाँ पे एक अलग से फ्रेट कॉरिडोर को बना सकते हैं। और इन्होंने अप्रैल में ये प्रपोज़ किया था और मई के आसपास इसके डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गए थे। इन्होंने बोला कि भई हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ बनाएँगे। और इनिशियली इन्होंने बोला कि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न, है ना, EDFC और WDFC बनाएँगे। EDFC इस तरफ हो गया, WDFC इस तरफ हो गया।
बेसिकली इन्होंने ये बात कही थी। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कौन-सा वाला डीएफसीसीआईएल बनना शुरू हुआ था, तो ईडीएफसी स्टार्ट हुआ था आपका लुधियाना से, ठीक है? ईडीएफसी कहाँ से शुरू होता है? लुधियाना से शुरू होता है, डंकुनी पे खत्म होता है। यार ये सारी बातें मैंने इतनी बार बताई है ना कि आपने अगर उन लेक्चर्स को देखा है तो ये तो बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना? अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है इसके बाद में ये जो आपका बेसिकली जब इन्होंने प्रपोज़ कर दिया मई 2005 में, उसके बाद बोला गया राइट्स को। जो राइट्स है, राइट्स आपको पता है, मैंने राइट्स कंपनी के बारे में भी ऑलरेडी बताया हुआ है। पीएसयूएस के रिलेटेड हमने करंट अफेयर भी ई-बुक में देखे हुए हैं ना। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? रेल इंडिया टेक्नो टेक्निकल हाँ, टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल ऐसे ही कुछ है। टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल जो भी रहेगा, है ना? एंड इकोनॉमिक सर्विसेज एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। तो ये बेसिकली क्या करता है, जब भी हमें कोई रेलवे में हम नया रूट बनाते हैं ना, या फिर गवर्नमेंट जब भी बेसिकली रूट कोई प्रपोज करती है, तो राइट्स क्या करता है, उसके पूरा टेक्निकल ट्रैफिक यानी कि कितना इम्पैक्ट होगा, क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पूरे की स्टडी करना ये राइट्स का काम होता है। ये 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है? तो बेसिकली एक तरीके की कंसल्टेंसी कंपनी है, अलग-अलग अपनी कंसल्टेंसीज़ ये प्रोवाइड करते हैं। तो इनसे कहा गया कि भैया आप ये जो है ईडीएफसी, डब्ल्यूडीएफसी, हम बेसिकली जो एक डीएफसी कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, डीएफ कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फ़ीज़िबिलिटी है, इनको कैसे बना सकते हैं, इसकी आप स्टडी करिए। और आगे चल के यहाँ पे नवंबर 2005 में, है ना? इन्होंने जापान गवर्नमेंट से भी, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रपोज़ किया कि आप भी इसकी फ़ीज़िबिलिटी कृपया करके स्टडी करें, है ना? क्योंकि जापानीज़ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना रखा था, तो बेसिकली जो ज़ीका है, जापान का एक ज़ीका करके एजेंसी है। ज़ीका बेसिकली क्या करता है, अपनी अलग-अलग फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड करता है अलग-अलग नेशंस को, और उसमें से जो है इसको कुछ प्रॉफ़िट भी मिलता है। तो अगर इसका फुल फॉर्म आपसे कभी पूछा जाए, याद रखना, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव या कोऑपरेशन एजेंसी, है ना? एजेंसी। तो ये ज़ीका ने क्या किया यहाँ पे, राइट्स ने भी यहाँ पे फ़ीज़िबिलिटी स्टडी की थी, क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, और जापान से ज़ीका ने यहाँ पे जो है पूरी अपना एक फ़ीज़िबिलिटी रिपोर्ट निकाली थी। और ऐसे ही आगे चल के क्या होता है फिर 30th अक्टूबर को, क्योंकि जनवरी 2006 में राइट्स ने अपनी रिपोर्ट वगैरह सबमिट कर दी, और 30 अक्टूबर 2006 को यहाँ पे आपका डीएफसी जो है, डीएफसीसीआईएल, बेसिकली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये जो आपकी कंपनी है, ये यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है। तो ये थोड़ी-सी छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बिकॉज़ देखो यहाँ पे इसने क्या पूछ लिया कि डीएफसीसीएल को कौन से कंपनी एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया गया, है ना? तो ये भी पूछ सकता है जीका का क्या रोल है, राइट्स का क्या रोल है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक, फिर इंडिया क्या करता है, वर्ल्ड बैंक के पास में जाता है कि आप हमारा ये जो डीएफसी कॉरिडोर हम बना रहे हैं, इसको फाइनेंस करो। तो यहाँ पे फाइनेंस बेसिकली जो है डीएफसी कॉरिडोर को जीका ने भी किया है और वर्ल्ड बैंक ने भी किया है, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे पिछली बार जिसमें कई बच्चे कंफ्यूज हुए थे। तो याद रखना, डीएफसीसीआईएल का डेट इक्विटी रेशियो क्या है? डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है? तो ये है 3:1। याद रखना, ये क्वेश्चन सीधा आता है, पिछली बार भी सीधा आया था। तो इसको थोड़ा-सा याद रख लेना। इवन कई-कई फाइनेंशियल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो भी मैं इस बार आपको ई-बुक वगैरह में कहीं इंक्लूड करा दूँगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। या फिर हम उसको बीच में ही लेक्चर में कहीं कवर कर लेंगे। फटाफट अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट या यूटी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बाय जून 2023 हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन 2023? तो ये ऑलरेडी कवर कराया हुआ है यार, बता दो फटाफट से कि सबसे ऊंचा दुनिया का रेलवे ब्रिज, ये हमारी ई बुक में ये कवर कराया हुआ है ना? तो अब देखो, इन्होंने इस क्वेश्चन को भी ना थोड़ा-सा मतलब अच्छा ही पूछा है, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, इंडियन स्टेट या यूटी में। बेसिकली क्या है कि सारे बच्चों को ये तो याद है कि चेनाब ब्रिज जो है आपका, चेनाब ब्रिज सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। तो चेनाब नदी पे क्योंकि बनाया गया है ना चेनाब रेलवे ब्रिज, तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो चेनाब नदी जो आपकी यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, याद रखिएगा। रियासी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू का, है ना? जम्मू का रियासी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे आपका ये चिनाब रेलवे ब्रिज बनाया गया है। और इसकी जो हाइट है, अगर आप देखोगे यहाँ से, जैसे ये जो रिवर है,
रिवर से इसकी हाइट पड़ती है अराउंड 360 मीटर, टू बी एग्जैक्ट 359 मीटर है, बट कहीं कहीं 360 मीटर भी मिलेगा। तो अगर 360 मिलता है ये मार्क कर देना, 359 मिलता है ये मार्क कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर फीट में आता है तो मैंने कहीं पे 1200 फीट करके भी एक एग्जाम में करेक्ट किया था, लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे मीटर को फीट में तो ये आता है 1179 फीट, है ना। तो ये एक्चुअली में करेक्ट आंसर है, बट अगर 1200 तक भी दे दे रहा है तो मे बी वो अब करेक्ट कर दो आप, है ना, क्योंकि अगर गिवन ऑप्शन में जो भी फिर पास रहेगा उसको करेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है ना कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पूछ ले, या फिर ऐसा करके पूछ ले वर्ल्ड्स हाईएस्ट हाईएस्ट आर्च ब्रिज, है ना, आर्च ब्रिज, क्योंकि ये जो है बेसिकली आर्च ब्रिज है, जैसे कि ये लेट से कैसे समझाऊं यार इसका, अगर मैं इमेज ही ले आता तो ऐसा है ये ब्रिज एक्चुअली, जैसे एक ये हो गई, यहाँ पे नदी है, ये हो गया, यहाँ पे पूरी ये नदी है पूरा, है ना। तो ये ब्रिज बेसिकली कैसे बना है, ये हो गया ब्रिज का पूरा सरफेस, और फिर ये इस तरीके से इसको आर्च के फॉर्म में यहाँ सपोर्ट दिया गया है। तो अगर हाईएस्ट आर्च ब्रिज भी करके पूछता है ना, तो वो भी आपका क्या होगा, ये अपना चेनाब रेल ब्रिज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये दूरी है आपकी 359 मीटर्स की, राइट। तो ये याद रखिएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, इसका आंसर तो पता चल ही गया ना, जम्मू कश्मीर है। अगले सवाल पे आते हैं। क्या पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ DFCCIL। बढ़िया है। देखो, रिड्यूस यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय स्पीडिंग अप फ्रेट ट्रेन, क्रिएट एडिशनल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट टू हाई लेवल ऑफ फ्रेट ट्रांसपोर्ट डिमांड, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेट सर्विस टाइम टेबल, इंक्रीज रेल शेयर इन पैसेंजर कैरिंग मार्केट। अब भैया एक बात बताओ, DFCCIL का मेन मकसद क्या था, ये पूरी कहानी बता रखी है मैंने कि भाई जो भी आपका फ्रेट है, यानी कि जो माल गाड़ियां माल ले जाती हैं ना, जो भी रॉ मटेरियल हो गया, किसी कंपनी को रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, या फिर किसी को अपने व्हीकल्स, किसी कंपनी ने यहाँ पे, लेट से वो कंपनी यहाँ है, उसने बहुत सारी कार अपनी मैन्युफैक्चर कर दी। अब उन कार को रोड से ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, और उसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। बट अगर उसे यहीं पे कोई ऐसी मालगाड़ी मिल जाती है जहाँ पे वो अपने वाहन एक साथ लाद देगा, वो दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे अलग अलग जगह पे, क्योंकि ये तो पूरा ऐसा क्वाड्रिलेटरल में फैला होगा। तो इंडिया में यहाँ जाना हो, यहाँ जाना हो, यहाँ जाना हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहीं भी जाना हो, वो अपना पहुंचा देगा। तो बेसिकली फ्रेट को, जो भी ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे कॉस्ट आ रही है उसको कम करने के लिए, और फ्रेट जो है आसानी, अब क्या होता है कि यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन का जो रूट है उसमें पैसेंजर ट्रेन को ही हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है। भैया मालगाड़ी इसलिए तो धीमे धीमे जाती है। तो कहीं 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 ना कहीं क्या था, फ्रेट कॉरिडोर का मतलब कि हम जो स्पीड अप कर पाए इस प्रोसेस को, है ना। तो पैसा भी कम हो, स्पीड अप भी हो, ये तो ऑब्जेक्टिव था। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद में एडिशनल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेट ट्रांसपोर्ट डिमांड को पूरा किया जा सके, सही बात है ये भी। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेट सर्विस टाइम टेबल, ये भी सही बात है। लेकिन क्या पैसेंजर कैरिंग मार्केट से कोई लेना देना है DFCCIL का? नहीं है, क्योंकि पैसेंजर तो आपका ऑलरेडी रेलवे के नेटवर्क में है, वो पैसेंजर ट्रेन के लिए ही बना हुआ है डेडिकेटेडली। तो भैया ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो फ्रेट से लेना देना है उसका, इसमें कोई डाउट वैसे होना भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द DFCCIL प्रोजेक्ट, सॉरी, द DFC प्रोजेक्ट वॉज डिस्कस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच समिट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यार जरा मुझे एक बात बताना, मैं इतनी देर से जो मैंने ढोल बजाया फर्स्ट क्वेश्चन में, वो किसको लेके ढोल बजाया था? क्या मैंने सार्क को लेकर के कोई डिस्कशन किया? ना जी ना। क्या मैंने रशिया को लेकर कोई डिस्कशन किया? ना जी ना। क्या मैंने सिर्फ बोला इंडिया का इसमें हाथ था? ना जी ना। क्या मैंने इंडिया जापान को मिलके बात की थी कि इंडिया की तरफ से राइट्स था, जापान की तरफ से जीका था, इन दोनों ने मिलके क्या किया था, फिजिबिलिटी स्टडी की थी? तो भैया राइट आंसर क्या होगा, इंडो जापान समिट में इसकी बात की गई थी। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे, मेरी मैंने आपको हमेशा कोई भी लेक्चर उठा ले रहे हैं एक ही बात बोलिए, मेरे वर्ड्स को आप ध्यान से सुनिए। आपसे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा तो आप वर्ड्स पे अच्छे से ध्यान दीजिए। ये सब लॉजिक का गेम है। अब जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, इसमें देखो यार एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। इसमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव ऑफ DFCCIL पूछा है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे DFCCIL को रिलेटेड एक चीज़ और है। अब एक बात बताओ यार, ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो बेसिकली पहले हम लेट से कोई रॉ मटेरियल है, किसी कंपनी का रॉ मटेरियल, अब ध्यान से थोड़ा सा बात को सुनिएगा। ये जो मटेरियल था, लेट से रॉ मटेरियल है, अगर इसको, ये कोई पॉइंट है यहाँ से यहाँ जाना था,
अगर ये बाई रोड जाता, लेट्स से ऐसे-ऐसे करके कुछ भी करके यहाँ से बाई रोड जाता, तो इसका यहाँ पे पैसा ज़्यादा लगता। आपने कहा, "हाँ जी, सर आप पहले ही बात कर चुके हो।" मैंने कहा, "ठीक बात है।" फिर मैंने बोला, "यार यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता क्योंकि जो भी ड्राइवर होता, वो यहाँ पे ज़्यादा रुकता, फिर बीच में उसको रेस्ट करना पड़ता, है ना? रोड है, उसका वियर टियर हो सकता था ट्रक के टायर में, टायर फट सकता था क्योंकि बहुत लंबी दूरी है। लेट्स से 2000 किलोमीटर की ये दूरी है ना? फिर आपने बोला, "हाँ जी सर, टाइम भी ज़्यादा लगता, टाइम सेव कर दिया।" लेकिन एक और बात है, जब यहाँ पे कोई भी ट्रक दौड़ेगा, कोई भी ट्रक या कोई भी यहाँ पे वाहन दौड़ेगा, तो उससे CO2 प्रोड्यूस होगी। अरे बोलो हाँ कि ना? अगर CO2 प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस है ना? CO2 कैसी है? ग्रीन हाउस गैस है। तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को भी कहीं न कहीं जो DFCCIL है, इसने कम करने का काम किया नहीं किया? क्या है, ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है, इसको भी रिड्यूस करने में DFCCIL के जो DFC कॉरिडोर हैं, वो हेल्प करेंगे। क्योंकि भई ये जो ट्रक है वो पेट्रोल से जितना यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होती, उससे कहीं ज़्यादा कम जो है आपका ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होगा अगर ये ट्रेन के थ्रू जाता है। हाँ कि ना? तो एक स्टडी की थी यहाँ पे अर्नस्ट एंड यंग ने ये एक कंसल्टेंसी फर्म है, पता होना चाहिए। इन्होंने जब अपनी एक असेसमेंट किया, तो उसमें क्या पता चला कि जो स्टार्टिंग के 30 साल होंगे ना, 30 इयर्स, फर्स्ट 30 इयर्स ऑफ ऑपरेशन होगा जो DFCCIL का, उसके थ्रू इंडिया में जो है आपका 450 मिलियन टन 450 मिलियन टन्स CO2 कम प्रोड्यूस होगी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या कितना CO2 DFC यहाँ पे सेव कर सकता है इन एन असेसमेंट बेस्ड ऑन E&Y स्टडी, तो आप क्या बोलोगे? भैया 450 मिलियन टन जो है CO2 कम प्रोड्यूस होगा कंपैरेटिव टू अर्लियर केस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी रूट किलोमीटर हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड? अरे यार, ये तो बता ही दो फटाफट से कि कितना किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई हो चुका है अभी तक। तो अब देखो यहाँ पे ना, अब मैं आपको 3-4 चीज़ें और नोट डाउन करा दूँगा। सबसे पहले तो ये 2022 से इसका पूछा है, अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा बिकॉज़ ये एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। तो 2022 से 2023 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, इसमें आपका अराउंड 6565 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। तो सबसे पास में यही ऑप्शन है, तो 6542। अब ये क्या है ना, ये जो डेटा होता है यार, ये वरी करता है थोड़ा बहुत किलोमीटर का, तो उसमें आप टेंशन मत लिया करो। वैसे तो 6565 है ना ऑन रिकॉर्ड अभी, बट 6542 भी इसके आसपास ही है, तो हम इसको करेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आपसे अब जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा कि 2023-24 इस फाइनेंशियल ईयर में जो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, वो कितने किलोमीटर का हुआ है? तो 7180 किलोमीटर का यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। अच्छा, 1-2 डेटा और बता रहा हूँ, जैसे अगर आपसे पूछा जाए न्यू रेलवे लाइन लेड, यानी कि जो नई रेलवे लाइन बिछाई गई है, पटरी बिछाई गई है, वो कितने किलोमीटर बिछाई गई? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 2022-23 का भी मैं आपको बता देता हूँ, और 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का भी बता देता हूँ, है ना? अगर आपसे पूछता है 22-23 में कितना है, तो 22-23 में था आपका एग्जैक्ट नंबर, यार 5 ये यार 52 के समथिंग था, 52 ऐसा कुछ था यार, 2400 के, मतलब ऐसा 5240 के लमसम है कुछ, है ना? इसका एग्जैक्ट नंबर यार मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी। ऐसा ये तो करेक्ट है कि 5240 के अराउंड ही था, जो भी है एक बार देखना, लेकिन ये इसके आसपास ही कोई नंबर है ना? और 2023-24 में हुआ है आपका 5300 किलोमीटर। ठीक, तो क्या है यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिफिकेशन भी 2023-24 में ज़्यादा हुआ है, और जो आपका न्यू रेलवे लाइन लेड है वो भी 2022-23 के कंपैरिजन में अगले फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, अब क्योंकि हम DFCCIL से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं, तो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो फ्रेट का लोड होता है, फ्रेट लोड इन मेट्रिक टन, यानी कि कितना लोड जो है वो आपका इन मेट्रिक टन्स यहाँ पे फ्रेट, यानी कि वो जो माल ढोया गया है, कितने टन का माल ढोया गया है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसका डेटा भी होता है। ठीक है, तो वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम 2022-23 की बात करें,
तो इसमें ढोया गया था आपका 1512 मैट्रिक टन, ठीक है। वहीं अगर हम 2023-24 की बात करते हैं तो इसमें ये बढ़ करके हो गया था 1591 मैट्रिक टन का, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लो। और 2023-24 वाला तो डेटा याद ही रख लेना, वो सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है आपका। अच्छा, अब मैं आज की डेट में जो सबसे लेटेस्ट यहाँ का डेटा है, ये हम पीआईबी की बात कर रहे हैं। पीआईबी में ही जो गवर्नमेंट के थ्रू न्यूज़ आती है वो आती है ना 27 नवंबर 2024 की, है ना। ये हमारे पास इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट डेटा है जो इस पीआईबी में दिया गया है। उसके भी आप कुछ फैक्ट्स याद करिए, लिख लीजिएगा, है ना। वो भी आपके एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कितने किलोमीटर ब्रॉड गॉज का ही इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है बीजी का, है ना, तो कितने किलोमीटर ब्रॉड गॉज एज ऑफ नाउ, यानी टोटल शुरुआत से लेके अंत अभी तक टोटल कितनी ब्रॉड गॉज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। टोटल कितनी ब्रॉड गॉज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है ना। तो ये हो चुका है आपका आज तक 45,200 किलोमीटर। इतने रूट का जो है अभी तक ब्रॉड गॉज का जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, जो कि बनता है 97% ऑफ द ब्रॉड गॉज नेटवर्क, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये भी यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि 2023-24 में, ये तो आपको पता चल गया कि भैया कितने किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, तो आपने पट्टे से बता दिया 7180 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। लेकिन वो पूछता है रेट, कि किस रेट से हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो याद रखिएगा, ये था 19.7 किलोमीटर पर डे, यानी कि एक दिन में 19.7 किलोमीटर का जो है ब्रॉड गॉज नेटवर्क यहाँ पे इलेक्ट्रीफाई किया गया। ठीक, सीधा क्वेश्चन आता है क्योंकि ये। चलो यार, अगले वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट। हंग्री फॉर कार्गो इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हंग्री फॉर कार्गो इनिशिएटिव देखो, अब यार एक बात सीधी सीधी आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भैया नॉलेज ऑफ रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए? इंडियन रेलवेज ही करेक्ट आंसर होगा। ये तो वो बात है जो बच्चे को कुछ नहीं आता था। अब देखो, ये मैंने करंट अफेयर में भी करा रखा है ई बुक में, और इसके अलावा देखो हंगरी फॉर कार्गो बेसिकली इनिशिएटिव क्या था। आप देख रहे हो ना, ये डीएफसी में क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट वाले बच्चे लिए गए थे, जो बीडी वाले। तो बिजनेस डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि इन्हें कहीं ना कहीं जो पहले ट्रांसपोर्ट का हिस्सा, देखो क्या है बेसिकली, ये जो फ्रेट वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जा रहा है। पहले सबसे ज़्यादा रोड से जाया करता था, है ना। तो अब इसे बदल के रेलवे क्या चाहती है कि हमारे, अब क्योंकि हमने इतने बड़े-बड़े फ्रेट कॉरिडोर तो बना दिए, अब हमें क्या चाहिए, माल चाहिए ना ढोलने के लिए। तो वो हम अलग-अलग कंपनीज़ से क्या किया, रेलवेज़ ने टाई अप किया, या जो भी करके उसके जो बेसिकली प्रयास थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके अपना यहाँ पे फ्रेट को रेलवे के द्वारा या फ्रेट कॉरिडोर के द्वारा ही ढोना है ना। उसके लिए एक हंग्री फॉर कार्गो इनिशिएटिव चलाया गया था इंडियन रेलवेज की तरफ से। और उसी इनिशिएटिव का ये फल है जो कि आपका, कि ये इतने टन का 1512 मैट्रिक टन का यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर था 22-23 में, जो कि 1591 तक पहुंचा, और अभी भी ये कॉन्टिन्यूसली जो है इंक्रीज होता जा रहा है इसका शेयर, ठीक है। जो अगर हम देखें, देखो बेसिकली जब मैं बोलता हूँ इसका शेयर, मतलब अगर ये पूरा सेट है, जो कि फ्रेट की अगर हम बात कर रहे हैं, जो भी जितना भी फ्रेट जाता है, उसमें अगर ये हिस्सा पहले हुआ करता था रोड का, और ये हिस्सा हुआ करता था ट्रेन का। ये था लेट से पहले बहुत छोटा था ये, है ना, इत्तू सा था। आज के टाइम पे ये बढ़ के हो गया है इतना, है ना। रोड से हमने यानी कि बहुत ज़्यादा जो मटेरियल है, जो आयरन जाया करता था, ओर्स जाया करती थी, वो अब कहीं ना कहीं फ्रेट कॉरिडोर्स के थ्रू जा रही है ना। ये इतना समझ लो, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें। अच्छा, क्या पूछ रहा है, द फर्स्ट ट्रेन ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट रैन ओवर फ्रॉम बॉम्बे टू विच। अरे यार, ये बताओ, अब सबसे पहली जो ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, बॉम्बे से कहाँ तक चली थी, बताओ। ये क्वेश्चन तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बारे में आपको मैंने जितने फैक्ट पहले बता रखे हैं फटाफट से बता दो, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो सही आंसर देगा उसका मैं पिन कर दूंगा आंसर। अच्छा, ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इंडिया का जो पहला आरआरटीएस है, जो रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम है या रैपिड रेल कॉरिडोर है, वो कौन सी दो सिटीज के बीच में बनाया जा रहा है? तो ये भैया करंट अफेयर का सवाल है, हमने ऑलरेडी ई बुक में दे रखा है आपको 2023। देखो, ये आप देख रहे हो कई सारे करंट अफेयर क्वेश्चन दिख रहे हैं, वो आपको सारे वो ई बुक में देखने को मिलेंगे, जो हमने वो उस टाइम पे 2023 में दी थी। तो ये बेसिकली पहला आरआरटीएस दिल्ली गाजियाबाद बीच में, है ना।
दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, ये है इसका रूट। तो दिल्ली से मेरठ को ये पहला आरआरटीएस जोड़ता है। मोदी जी ने इसका लॉन्च किया था, जिसको नमो भारत भी बोलते हैं। ट्रेन का नाम क्या है? नमो भारत रैपिड एक्स। जो पहली ट्रेन का नाम बेसिकली चला है वो नमो भारत रैपिड एक्स है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। तो मोदी जी ने इसको अनवील किया था, कहाँ पे किया था? तो गाजियाबाद में, ठीक है। गाजियाबाद में मोदी जी ने जो है इसका अनवील यानी कि इसको फ्लैग ऑफ किया था, है ना। कब? 2023 में, अक्टूबर 2023 में। क्या राइट आंसर हो जाएगा? दिल्ली से मेरठ। ठीक, चलो अब आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, सेशन कैसा लगा वो बताना, और अच्छे से मेहनत करते रहो यार। जो भी आपके डाउट्स हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, ठीक है। और मैं जब भी जो भी जितना भी पढ़ाता हूँ उसको आप प्लीज़ नोट डाउन किया करिए, ठीक है। बाकी आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो भी लिंक वगैरह हैं यार वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। कोई डाउट वगैरह है वो मुझसे आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। फिलहाल एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।